हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड का 502 कोर्स ब्लॉक 3 और यूनिट 10 को आज डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है डिस्कशन की अगर हम बात करें, एंड आपको रटने वाली चीजें यहाँ पे कुछ ज्यादा रहेंगी नहीं। एक दो जैसे होता है ना, केवी जो हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, सो एक आधी ऐसी स्कीम है जो आपको पता होनी चाहिए, उनको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज बहुत ज्यादा रटने वाली चीजें आपको इसमें क्रैमिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। काफी टाइम से आपके एनआईओएस का लेक्चर डला नहीं था, सो मैंने सोचा आज जो है आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड किया जाए। 10th यूनिट को डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक है? कॉन्टेक्चुअलाइजिंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड मटेरियल, यानी जो भी प्रोसेस में आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और जो भी मटेरियल का इस्तेमाल आप करते हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। सो वो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन बहुत जरूरी है कि किस मतलब संदर्भ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है उन चीजों से। सो कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अच्छा, एक और चीज, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है यूजुअल से, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है और मैंने हर एक यूनिट का एक ही लेक्चर बनाने का सोच रखा है, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं कर रही हूं। ठीक है जी। तो देखिए, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी सोसाइटी और कल्चर के एस्पेक्ट को अगर हम देखें, सो लर्निंग का वो कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करना है हमें। जिसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए उसकी क्या अहमियत है। बेसिकली सोसाइटी की क्या जरूरत है, सोसाइटी से क्यों कॉन्टेक्स्ट बनाना है, हमें क्यों बच्चों को रिलेट करनी है चीजें। सो ये एनसीएफ 2005 में बोली गई थी ये चीज कि चाइल्ड्स कम्युनिटी एंड लोकल एनवायरमेंट फॉर्म द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहला लेवल पे जो संदर्भ बनता है, कॉन्टेक्स्ट जो बनता है बच्चे का, वो कम्युनिटी और लोकल एनवायरमेंट से बनता है, जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ सीखना शुरू करता है, राइट। इन विच नॉलेज एक्वायर्स इट्स सिग्निफिकेंस। It is in interaction with environment that child construct knowledge and derives meaning. So obviously शुरू में ही थोड़ी ना स्कूल में चला जाता है बच्चा, पहले पेरेंट्स से बातचीत करना सीखता है, घर में जो दादा दादी हैं या जो फैमिली मेंबर्स हैं बाकी उनसे सीखेगा, नेबर्स से बात करना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके फिर बच्चों के साथ खेलना शुरू करेगा, उसके बाद कहीं जाके स्कूल जाना शुरू करते हैं हम, राइट। सो वो जो नॉलेज अब तक बनी है बच्चे की, और पेरेंट्स भी आजकल थोड़े प्रोएक्टिव हो रखे, जो कि घर में ही बच्चे को ABCD हो गई, 1 2 3 हो गया, तो या फिर जैसे पार्ट्स ऑफ जो होते हैं ना, फेस के पार्ट्स के, अच्छा नोज क्या है, टिथ कौन से हैं, टीथ क्या है, या फिर चीक कौन से हैं। सो वो खेल खेल में सिखाने की कोशिश करते हैं पेरेंट्स भी आजकल। सो अब तक जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुई है स्कूल जाने से पहले, वो तो कम्युनिटी और लोकल एनवायरमेंट से हुई है। दैट मीन्स वो तो सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट आ गया, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट तो वही बनाते हैं, राइट। सो वो जरूरी हो जाते हैं कि बच्चे को जो है एनवायरमेंट का मतलब होता है ना, लोकल एनवायरमेंट और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बच्चे को सिखाने के लिए, तो वो जरूरी है। सो हम फैमिली को, लोकैलिटी को, कम्युनिटी को, जब जहां पे बच्चा पला बढ़ा है या पल बढ़ रहा है, सो उन चीजों को हम नेग्लेक्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि जो लोकल एनवायरमेंट है वो बहुत सारी फैसिलिटेटिंग कंडीशंस जो है बच्चे को प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जैसे बच्चा खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ, जब तक स्कूल नहीं गया है, या अपने दादा दादी से स्टोरी सुन रहा है, नाना से स्टोरी सुन रहा है, राइट, और फैमिली मेंबर्स के साथ हंसी मजाक चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो चीजें क्या है, वो जो लोकल एनवायरमेंट है उसका, वो क्या करता है, उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, राइट। दूसरी चीज, कॉन्स्ट्रेंट्स फॉर एजुकेशन आर क्रिएटेड ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिलीफ्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी। सो एजुकेशन के लिए भी जो चीजें हैं वो बाकी एनवायरमेंट से ही डेवलप हो रही है ना। सो हम एजुकेशन में ये जो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट है वो हमें लेके आना पड़ेगा, जरूरी है वो, ठीक है। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, वो है लोकल नॉलेज एंड टेक्स्ट बुक नॉलेज। नाम से ही पता चल रहा है, लोकल नॉलेज और टेक्स्ट बुक नॉलेज में, टेक्स्ट बुक मतलब जहां से आपको इंफॉर्मेशन या जो भी नॉलेज, एग्जाम्पल, जो अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल रहा है जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, सो वो टेक्स्ट बुक नॉलेज हो गई। लेकिन जो बच्चे की कम्युनिटी है, लोकल एनवायरमेंट है, वो भी तो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं ना, जो हमने अभी अभी बात की, जिससे लर्निंग हो रही है, राइट। तो इसमें बच्चा एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, कुछ ना कुछ उसका मतलब निकालता है, नई चीजें सीखता है, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो क्या है, वहां से जो नॉलेज गैदर हो रही है वो है लोकल नॉलेज बच्चे के लिए, जो कि यूजुअली आपकी टेक्स्ट बुक में कई बार रिफ्लेक्ट नहीं करती,
ध्यान नहीं रखा जाता जब भी टेक्स्ट बुक बनाई जाती है या टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली यही होता है कि ठीक है सिलेबस में कर लो ना, बात ही खत्म। वो जो एस्पेक्ट है वहां पर लोकल नॉलेज को इन्वॉल्व नहीं किया जाता बहुत बार। ओके अब जब नहीं करेगा टीचर लोकल नॉलेज को इन्वॉल्व, मतलब होता है ना कि अगर टेक्स्ट बुक में तो इन्वॉल्व नहीं है तो टीचर को कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट लाना पड़ेगा, जो हमारी सोसाइटी और कल्चर वाला कॉन्टेक्स्ट है वो। उसके लिए टीचर कैसे क्या कर सकता है, कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकता है टेक्स्ट बुक की नॉलेज को? डिटेल्ड रीडिंग ले सकता है टीचर टेक्स्ट बुक की। कई बार होता है कि बहुत वो होता है ना हैफहैज़र्ड वे में, या ऐसे वो तो हावड़ तावड़ बोल देते हैं हरियाणवी में, तो वो हावड़ तावड़ में टीचर आता है, जल्दबाजी में एंटर करते हैं वो क्लास में और वो सडनली बस टेक्स्ट बुक से ही रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं, विच मीन्स उन्होंने पहले से वो बुक नहीं पढ़ी है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। और जब भी एक टीचर क्लास में पढ़ाने जाए उससे पहले, अब जैसे मैंने ये पीपीटी रेडी की, ठीक है, मैंने एनआईओएस का मटेरियल में उसके गो थ्रू किया, मैंने उससे ये पीपीटी प्रिपेयर की मैंने, उसके बाद मैंने एक बार इसकी रीडिंग ली कि क्या क्या मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है, देन मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड करने बैठी, राइट। ऐसे ही जब टीचर क्लास में जाता है तो उससे पहले टीचर ने कई बार जो है, मतलब एक बार नहीं कई बार टीचर ने टेक्स्ट बुक की रीडिंग जो है वो एटलीस्ट ले रखी हो, और वहां से टीचर फाइंड करेगा कुछ लर्निंग इंडिकेटर्स कि भाई ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं इस क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हूं, इन बच्चों के लिए यहां से क्या कॉन्टेक्स्ट निकल सकता है, कैसे उनको समझाया जा सकता है, कैसे सोसाइटी के एग्जाम्पल्स को इंक्लूड किया जा सकता है, राइट। तो वो लर्निंग इंडिकेटर्स जो है वो टीचर उसमें वो होता है ना, नोट्स लगा लीजिए या हाईलाइटेड पॉइंट्स लगा लीजिए, वो यहां से टीचर वहां से निकालेंगे। फिर जो स्टूडेंट्स ने नॉलेज गैदर कर रखी है पुराने पॉइंट्स के ऊपर, वो जानने की कोशिश करेंगे, प्लस उसको लिंक करेंगे जो टेक्स्ट बुक नॉलेज है उससे। यानी बच्चों ने पहले से क्या सीख रखा है, टीचर क्लास में क्या सिखा रहा है टेक्स्ट बुक की वजह से, और कैसे जो बच्चों ने सीख रखा है उसको लिंक किया जाए आपकी टेक्स्ट बुक वाली नॉलेज से, ताकि वो लिंक करके कोऑर्डिनेशन के साथ आप बेटर सीख पाएंगे, राइट। देन अगर कभी कभी ये भी हो कि भाई टेक्स्ट बुक में वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रखा जो इस क्लास के बच्चे को समझ आना चाहिए और जिन एग्जांपल्स के साथ समझाया जाना चाहिए, आप अपना खुद का टेक्स्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में है उसकी बजाय। एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी टीचर प्रोवाइड कर सकता है बच्चों को कि ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है, टफ है थोड़ी सी लैंग्वेज, ये आप पढ़ के देखिए जो मैंने आपके लिए बनाया है, राइट। बट बीइंग अ टीचर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं करते हैं, या आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे रिलाई करते हैं, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। और क्या मिस्टेक है वो? मेजरली 2 मिस्टेक है, वो भी घुमा फिरा के ही बोल रखी है, ऑल्दो एक ही है देखा जाए तो, कि यू आर एनकरेजिंग रोट लर्निंग, क्योंकि आप सारा का सारा टेक्स्ट बुक के एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप रोट लर्निंग को क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा कि जो बच्चा स्ट्रांगली, जिसकी में होता है ना एक रट्टा मारने में बिल्कुल ऐसे माहिर है, उसके लिए फायदा हो जाएगा, जिसको 2 मिनट भी नहीं लगते कोई चीज ऐसे बाय हार्ट याद करने में, ठीक है। वो रट लेंगे, बट जो हैवीली लोकल एक्सपीरियंसेस पे रिलाई करते हैं या जो समझना चाहते हैं चीजों को, वो शायद बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब बात आती है एजुकेशन ऑफ द डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन, और जब भी हम डिसएडवांटेज्ड की बात करते हैं उसमें स्पेसिफिकली ये 4 ग्रुप्स आपको दिखेंगे। इसके साथ साथ 5th रहेगा ट्राइबल ग्रुप, ट्राइबल चिल्ड्रन जो हैं, ठीक है। हम इन 5 के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे। हो सकता था तो मैं मतलब मुझे छोटा लेक्चर बनाना होता तो मैं इन 5 को अलग अलग क्लास में समझा देती, बट मैं इन 5 को इसी क्लास में इंक्लूड कर रही हूँ ताकि आपकी यूनिट फिनिश हो जाए। तो पहला है जी गर्ल्स। सबसे पहले तो मतलब मोस्ट वल्नरेबल और डिसएडवांटेज ग्रुप माना जाता है गर्ल्स को। देन चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, जो माइनॉरिटी में है, वो माइनॉरिटी लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन के बेसिस पे हो सकती है, रेशियल या जो होता है ना रेस के बेसिस पे हो सकती है। देन एससी चिल्ड्रन, देन ये जो हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, एंड देन एसटी चिल्ड्रन। इनके बारे में हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली बात आता है एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स मतलब हमें पता है ना, जब भी पहले की अगर बात करें या अभी भी अगर किसी के पास 2 सिचुएशन है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने दोनों बच्चों को या जितने भी बच्चे हैं घर में सबको पढ़ा सके, तो प्रायोरिटी हमेशा बॉयज को दी जाएगी, क्योंकि अपेरेंटली वो माँ बाप के साथ रहेंगे और वही कमाएंगे वही खिलाएंगे। लड़की ने तो वैसे भी अगले घर जाना है, तो क्या फायदा इसको पढ़ा के, राइट। गर्ल्स जो है वो डिसएडवांटेज ग्रुप माने गए, बट गर्ल्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक लड़के को पढ़ा रहे हैं, जो ये बहुत बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आप एक लड़के को पढ़ा रहे हैं तो आप एक इंडिविजुअल को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को एजुकेटेड बना रहे हैं तो आप एक पूरी जनरेशन को एजुकेटेड बना रहे हैं। क्योंकि लड़की ही यूजुअली आगे चल के वो होता है ना कि बच्चों को आगे जब बच्चे होंगे सो बच्चों को अल्टीमेटली मम्मी ही चाहिए होती है सबसे पहले ना, माँ तो माँ होती है वाली फीलिंग। सो गर्ल अगर एजुकेटेड है तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएगी, अगली जनरेशन को भी सिखा पाएगी। ठीक है, सो इसीलिए एजुकेशन जो है गर्ल्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, मतलब जनरेशन को एजुकेटेड करेगी। उसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे हम कि अगर वुमेन भी एजुकेटेड हैं तो हम ऑब्वियसली हमारा देश आगे बढ़ेगा। एजुकेशन एंड एफिशिएंसी इन वर्किंग प्लेस, तो जहां पे भी काम हो रहा है वहां पर भी एफिशिएंट चीजें आपको दिखाई देंगी, बिकॉज वहां पे गर्ल्स का भी रेशियो आपको नजर आएगा। अब जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो रिमूव हो जाएगी। फैमिली हेल्थ एंड एजुकेशन बेटर हो जाएगी कंपैरेटिवली, क्योंकि यूजुअली फैमिली के केयर टेकर जो है वो वुमेन को ही माना जाता है और वही ज्यादा ध्यान रखती है। इट्स लाइक मैंने कहीं पे तो ये जो है वो सुना था, पता नहीं किसके इंटरव्यू में सुनी थी ये बात, कि अगर दो सिचुएशन है कि मान लो सडनली दोनों पेरेंट्स मम्मी पापा सुबह सुबह जाते हैं और सुबह सुबह ही जो है ऑफिस में जाने के लिए वो रेडी हैं, और इतने में अगर दादाजी या दादी जी किसी की भी तबीयत खराब हो गई या किसी एक को घर पे रुकना पड़ेगा, सो अल्टीमेटली जो मेल काउंटर पार्ट है वो नहीं रुकेगा कि भाई उसकी मीटिंग है वगैरह वगैरह वगैरह। सो कोई भी रीजन करके वो नहीं रुकेंगे ध्यान रखने के लिए, मेजरली वुमेन ही फिर वो छुट्टी लेके उसका ध्यान रखेंगी, राइट। सो वो सिचुएशन है कि फैमिली की हेल्थ जो है वो भी बेटर होगी अगर वुमेन जो है वो एजुकेटेड है। तो इंप्रूव्ड चाइल्ड केयर, अब बच्चे का ध्यान तो रखती है ना मम्मी आई, तो मम्मी बेटर तरीके से जो है वो बच्चे का ध्यान रख पाएगी अगर एजुकेटेड है तो। फर्टिलिटी रेट जो है वो, ये रिसर्च स्टडीज आई है कि फर्टिलिटी रेट जो है वो डाउन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसको अवेयर है सारी चीजों से, वो सारी मतलब अवेयरनेस है, तो वो अवेयर है, इसलिए एजुकेटेड गर्ल्स जो है वो देखा गया है कि जितनी ज्यादा हायर लेवल पे एजुकेटेड होगी लड़की उतना ही लोअर रेट ऑफ चाइल्ड बर्थ आपको देखने को मिलेगा। और ये चीज हमें वैसे यूजुअली भी आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएगी कि अगर एजुकेटेड कपल है तो वो ऑब्वियसली प्लान करेंगे चीजों को, सारी चीजों को देख दाख के फिर वो बच्चे की प्लानिंग करते हैं। और उसमें भी आजकल तो मतलब होता है ना सिंगल चाइल्ड का जमाना चल रहा है। सो ये चीज कनेक्टेड देखी गई। और अगर आप मतलब कनेक्टेड क्या कनेक्शन मिला कि अगर हायर लेवल है लड़की की एजुकेशन का, सो आप एजुकेशन को इंक्रीज कर दीजिए कि एक लड़की है 12th पास और एक है एमएससी पास या एमए पास, मास्टर्स है। सो यहां पे आपको बहुत मेजर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ओके, कई बार वैसे मतलब वो होता है ना एक्सेप्शंस हर जगह हैं, कहीं आप ये सोचने लग जाएं कि भाई एमएससी है कोई और उसके बाद भी शादी होके बच्चे और उसी में उलझे हुए हैं, तो वो अलग सिचुएशन होती है बहुत बार, क्योंकि वो आपकी भी चॉइस होती है अल्टीमेटली। तो एक्सेप्शंस होते हैं, बट ऐसा देखा गया है रिसर्च स्टडीज में कि फर्टिलिटी रेट डाउन जाती है जैसे जैसे लड़कियों की एजुकेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से मतलब फर्टिलिटी रेट है मतलब पॉपुलेशन भी तो कम है ना कंपैरेटिवली, तो सोसाइटी जो है लोअर फर्टिलिटी रेट होगी तो हायर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। सो फर्टिलिटी रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यहां तक फायदा हो रहा है, रिटर्न्स आ रहे हैं आपके पास अगर आप लड़कियों को पढ़ाते हैं तो। देन फर्दर अगर बात करें तो इश्यूज क्या हैं फिर लड़कियों की एजुकेशन में, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो एक्सेस एंड एनरोलमेंट, या तो एक्सेस नहीं होती कि दो मतलब भाई और बहन है और घर में पैसा नहीं है तो किसको पढ़ाना है, भाई को पढ़ाना है, बहन को नहीं पढ़ाना है, ठीक है, तो वो एक्सेस नहीं होती। अगर एक्सेस हो जाए तो बहुत बार एनरोलमेंट नहीं होती, एनरोलमेंट भी हो जाए तो कई बार ड्रॉप आउट्स जो है वो हो जाते हैं। ड्रॉप आउट क्यों हो जाते हैं? कई बार अनफेवरेबल स्कूल क्लाइमेट की वजह से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि मान लो कोएड स्कूल है और वहां पे लड़की के साथ मामूली सी अगर छेड़छाड़ या कोई हैरेसमेंट का केस आ गया, सो वहां पर लड़की को ही पुश बैक कर लिया जाता है कि भाई खींचो इसको ना पीछे की तरफ खींच खांच के और घर पे बिठाओ, कोई जरूरत नहीं है, भले ही लड़के की गलती हो वहां पे, बट वो जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो लड़की को ही भुगतने पड़ते हैं। तो स्कूल के क्लाइमेट की वजह से भी बहुत बार क्या होता है, ड्रॉप आउट्स होते हैं। और सिर्फ ये छेड़छाड़ वाला ही नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है। अगर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है और अपेरेंटली जैसे ही आप जो है टीनेज की तरफ जाते हैं या टीनेज के बाद का मतलब टीनेज जैसे ही शुरू होता है उसके बाद के प्रोसेस की बात करें, सो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको पता है, पीरियड्स वाला इशू, देन टॉयलेट नहीं है तो उन पार्ट्स में मतलब वो जो 3 से 5 दिन होते हैं उनमें बच्ची स्कूल नहीं जाती है, वो चीजें अफेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली बहुत बार इन्हीं सिचुएशंस की वजह से
ड्रॉप आउट करवा लिया जाता है लड़की से, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस बहुत सारी होती हैं, ठीक है, वो बहुत सारी होती हैं, मतलब आपको पता है, बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल आपको दोनों को पता होंगी कि किस तरीके की प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली गर्ल्स के साथ ज्यादा होती हैं। डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे टेक्स्ट बुक्स में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कई आप अभी तो चलो थोड़ा बहुत चेंज मैं मान सकती हूँ, मैंने बहुत टाइम से स्कूल की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, तो मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, अगर किसी ने पढ़ी हो तो बताइएगा कि डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस बहुत बेसिक से एग्जांपल की मम्मी लोग जो है उनको मतलब उसमें किचन में ही दिखाया जाएगा जब भी कोई एग्जाम्पल दिया जाएगा। सो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि होना चाहिए, मतलब आपको ये नहीं मिलेगा कि मम्मी जो है वो बाहर जाके काम कर रही हैं, पापा घर में बैठ के खाना बना रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं सबका। सो वो सिचुएशन आपको एटलीस्ट पुरानी टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं देखने को मिलेंगी कि जो है मतलब उल्टा, तो वो एक जेंडर स्टीरियोटाइप बन जाता है। यहाँ से डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस आपको टेक्स्ट बुक में नजर आने लगते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एक एड भी मैंने कल परसों ही पता नहीं, मतलब एक एड रिफ्लेक्ट बैक कर रही है जैसे ही मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो उस एड में क्या दिया गया था कि लड़का और लड़की मतलब दोनों भाई बहन है, कोई पार्टी चल रही है, पार्टी इन द सेंस दिवाली पार्टी टाइप, घर में ही पार्टी चल रही है। सो वो अपने मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग के। सो एक बोलता है कि 7 CGPA है, वो बोलते हैं कि इतना ही है ना, क्या फायदा इस चीज का। सो इतने में एक अंकल आते हैं और वो उस लड़के से पूछते हैं कि कितने मार्क्स हैं, क्या चल रहा है। सो वो लड़का बताता है कि बस फाइनल्स के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और अब तक इतना ग्रेड बना है। तो वो अंकल उनको बोलते हैं कि क्या फायदा, अल्टीमेटली तो घर ही संभालना है, क्या कर लोगे इतने मार्क्स लेके। वो लड़के को बोलते हैं, विच इज वेरी ऑड। वो अजीब से एक्सप्रेशन बनाता है कि ये क्या बात हुई, तो लड़की फिर वहां पे एक काउंटर पार्ट देती है कि अजीब लगा ना, हमें भी लगता है, राइट। सो वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे सोसाइटी में, ओके। मिथ्स जो है लर्निंग परफॉर्मेंस से रिलेटेड बहुत सारी देखने को मिलेंगी कि लड़कियां जो है वो मतलब पुअर अचीवर्स हैं लड़कों की बजाय, या लड़कियां पुअर परफॉर्मर हैं किसमें, मैथ्स में, लड़कों की लड़के ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मैथ्स में, या फिर लड़कियां लैंग्वेज में, लिटरेचर में या पोइट्री में ज्यादा अच्छी होती हैं लड़कों से। सो वो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि प्रॉपर मिथ्स हैं। बहुत सारे ऑब्वियसली आजकल बहुत सारे टीचर्स आपको मैथ्स की देखने को मिलेंगी जो बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाती हैं। बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो पोइट्री है लेकिन लड़का बहुत अच्छी पोइट्री कर रहा है। तो बहुत सारी मिथ्स हैं, इन इश्यूज की वजह से गर्ल्स की जो एजुकेशन है वो अफेक्ट होती है, ओके। हम क्या कर सकते हैं, हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कम्युनिटी में जो पेरेंट्स हैं, घर पे जो लोग रहते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, सबको समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी, चाहे वो पंचायत हो, लोकल लेवल पे जो चीजें हैं, हम उनकी हेल्प लेके समझा सकते हैं कि भाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और लड़कियों को भी स्कूल भेजिए, ठीक है। इंश्योरिंग सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, जो मैंने बताया था कि वो भी एक इश्यू होता है, तो आप इंश्योर करें, चाहे वो कम्युनिटी इंश्योर करे, चाहे स्कूल इंश्योर करे, गवर्नमेंट इंश्योर करे कि सेपरेट टॉयलेट्स हों लड़कियों के लिए, जो कि आजकल तो होते हैं एटलीस्ट। अवेलेबिलिटी ऑफ इंसेंटिव्स इन टाइम, तो टाइम में मतलब होता है ना कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो भी आप पढ़ा रहे हैं, तो फ्री स्कूल यूनिफॉर्म्स दे दी, फ्री टेक्स्ट बुक दे दी, स्कॉलरशिप दे दी, फ्री मतलब रीडिंग का मटेरियल दे दिया, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं टाइम टू टाइम। इन्वॉल्विंग गर्ल्स इन ऑल एक्टिविटीज, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा ग्रुप लर्निंग आप करवा सकते हैं। एक बायस फ्री क्लासरूम इंटरेक्शन हो सकती है जहां पे टीचर जो है वो नोइंगली और अननोइंगली यूज ना करें ऐसे कोई भी, जैसे कई बार होता है ना कि आप एग्जाम्पल देते टाइम भी ही का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं, व्हाट अबाउट शी, तो आप जब भी लिखते हैं बोर्ड पे भी बीइंग अ टीचर, तो आप इस तरीके से डिनोट करें ताकि एक जेंडर न्यूट्रल टर्म जो है वो हो सके, जिसका मतलब शी और ही दोनों हो गया, ठीक है, तो जिसकी भी बात हो रही हो। सो बायस फ्री लर्निंग असेसमेंट भी हो सकती है। और इनफैक्ट आजकल सिर्फ शी और ही तक ही मुद्दा नहीं बचा हुआ, बहुत सारे और भी कम्युनिटीज होती हैं, जैसे हम LGBTQ कम्युनिटी की बात करते हैं, तो वो सारी सिचुएशंस भी टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस तरीके के एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके। ये तो ना हो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जेंडर को, मतलब वो जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और उस जेंडर में सिर्फ गर्ल्स नहीं आते, बॉयज भी आते हैं, LGBTQ कम्युनिटी भी आते हैं, सब लोग आते हैं, ठीक है। सो वो बायस फ्री एनवायरमेंट, बायस फ्री असेसमेंट और क्लासरूम इंटरेक्शन, ये टीचर का काम हो जाता है फिर, ठीक है जी। स्पेशल स्कीम्स चलाई गई सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, जो आपको नाम याद रखने, और यही एकमात्र याद रखने वाला काम है आपका आज के लेक्चर से। नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, और एक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो ये महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं अपने, उनकी वाइफ थी,
तो ये क्योंकि वो इन चीजों में ज्यादा मतलब होता है ना, पॉलिटिकली एक्टिव थी, काम करती थी, सोशल एक्टिविस्ट थी, सो इस वजह से उनके नाम पे ये विद्यालय जो है वो ओपन किए गए हैं और इनकी वैकेंसीज भी निकलती हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो स्पेशल स्कीम्स है इनके बारे में पढ़ना बनता है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल NPEGEL, सो ये एक सेपरेट जेंडर डिस्टिंक्ट बट इंटीग्रल कंपोनेंट है सर्व शिक्षा अभियान का, जो कि मतलब मोस्ट डिफिकल्ट टू रीच जो गर्ल्स हैं, जहां तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, सो उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। सो ये एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में शुरू किया गया, जहां पर रूरल फीमेल लिटरेसी जो है वो नेशनल एवरेज से कम है। मान लो नेशनल एवरेज जो है वो 50% है, सो नेशनल एवरेज से कम जहां जहां पर भी रूरल एरियाज में फीमेल की लिटरेसी है, मान लो बोला है मैंने 50 है नहीं, मतलब 70-80 के अराउंड हैं चीजें अभी फिलहाल, ठीक है, 65 से ऊपर ही हैं जहां तक मुझे ध्यान है। सो ये सिर्फ एग्जांपल था 50% वाला कि जितना नेशनल का एवरेज है फीमेल लिटरेसी का रूरल एरियाज में अगर उससे कम है, तो उन एरियाज में ये जेंडर गैप को कम करने के लिए शुरू किया गया है जो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स है एलिमेंट्री लेवल पे। और ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, उन डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली उन ब्लॉक्स में जो कि अगर एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स नहीं है लेकिन उनमें एटलीस्ट 5% जो पॉपुलेशन है वो SC/ST की पॉपुलेशन है और जहां पर फीमेल्स जो है SC/ST फीमेल लिटरेसी जो है वो 10% से कम है, सो वहां पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। और अगर हम ये तो रूरल की बात हो गई, अगर हम उसकी अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन स्लम जो कुछ एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड अर्बन स्लम में भी ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। ओवरऑल काम क्या है इसका, एनरोलमेंट पे ध्यान देंगे, ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करेंगे, और गर्ल्स की बात हो रही है ऑब्वियसली प्रोवाइडिंग लाइफ स्किल्स, ताकि अगर इन केस उनको ड्रॉप आउट करवा के भी आपको जो है शादी वादी कर दी जाती है तो वो कैसे अपनी अर्निंग कर सकती हैं, उस चीज के लिए उनको लाइफ स्किल और स्किल्स भी प्रोवाइड आप करवाएंगे। मोबिलाइजेशन तो बेसिकली इंटेंसिव कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है ये, किसके लिए, गर्ल्स के एनरोलमेंट और रिटेंशन के लिए कि वो पढ़ें। ओके दूसरी स्कीम है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, स्कूल है ऑब्वियसली, 6 to 12 के स्कूल्स हैं, ये लड़कियों के लिए हैं ताकि उनकी जो है मतलब, और रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ओके रेजिडेंशियल मतलब वहीं पे रह सकती हैं, और बिलोंगिंग प्रोमिनेंटली टू द SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों के लिए, बच्चों में भी सिर्फ लड़कियों के लिए ये सेटअप किए गए। इन एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में देखने को मिलेंगे, कौन से बैकवर्ड ब्लॉक्स, जहां पे फीमेल रूरल लिटरेसी 30% से कम है, अर्बन एरियाज जहां पे फीमेल लिटरेसी नेशनल फीमेल लिटरेसी से कम है, माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरियाज, तो इन एरियाज में ये सेटअप किए गए ताकि बेहतर तरीके से हम क्या कर पाए, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट कर पाए। ओके देन आता है जी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। अब जब भी माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मेजरली 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजियस माइनॉरिटी ये रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी है, एथनिक और रेशियल माइनॉरिटी यानी एथनिसिटी या रेस से रिलेटेड जो होंगी। इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो ओवरऑल कुछ एक प्रॉब्लम्स कॉमन नजर आती है, एक तो डिफिकल्टी इन इंटरेक्शन आपको नजर आएगी और एक डिस्क्रिमिनेशन नजर आएगा। अब वो चाहे कास्ट से रिलेटेड हो, रिलीजन से रिलेटेड हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, डिस्क्रिमिनेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेशन जब मैं बोल रही हूं ना, तो डिस्क्रिमिनेशन चाहे वो स्कूल के स्टाफ से रिलेटेड हो, मतलब स्टाफ ने आप डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर शो किया हो, चाहे टीचर्स ने किया हो, स्टाफ में भी 2 चीजें आ जाएंगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है, देन चाहे पीयर ग्रुप के द्वारा किया गया हो, बट डिस्क्रिमिनेशन आपको हर पॉइंट पे देखने को मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें करना ये है कि हमें इक्वालिटी देनी है अपॉर्चुनिटीज में, यानी अपॉर्चुनिटीज सबको बराबर मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, तो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है। जो भी कंपोजिट कल्चर है या जो अलग अलग रिलीजन है उनके प्रति रिस्पेक्ट होनी चाहिए और वही हमें बच्चों को सिखाना भी है। डाइवर्सिटी होती है किसी भी सोशल सिस्टम में, यानी जहां हम रहते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, तो ये एक सिस्टम ही तो है ना ओवरऑल, कि भाई ये कास्ट है, ये रिलीजन है, इस तरीके से। तो वो सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा है उसमें हमेशा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, ना कि डिस्क्रिमिनेट करना है। ओके और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करना है। और जब भी इंक्लूसिविटी की बात आती है सो उसके अंदर इंक्लूसिवनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को आप इंक्लूड कर रहे हैं, आप हर किसी को इंक्लूड कर रहे हैं। ओके और इसी से रिलेटेड इनफैक्ट नेट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब क्या मतलब होता है, तो वो जैसे ही आपके आंसर
आंसर के ऑप्शंस जो है वो बदलेंगे ना तो आपके लिए क्वेश्चन टफ बन जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि इंक्लूजन का मतलब सबका इंक्लूजन है, हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। सो वो इंक्लूजन हो रहा है, ना कि सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ओके, तो उसमें माइनॉरिटी, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक पे बेसिस पे और रिलीजियस बेसिस पे, सारे के सारे लोग इंक्लूड होंगे। जितने भी डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं बच्चों के, वो सारे इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 15 और 19, 29, 30 और 350। सो ये आर्टिकल्स बात करते हैं राइट्स की, अधिकार की। जैसे 350 बात करता है कि प्राइमरी स्टेज पे मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए, ये एक बच्चे का राइट है। ठीक है, सो ये सारे जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल राइट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, तो वो फंडामेंटल राइट्स में तो पता ही होना चाहिए। मतलब फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी। चलो डीपीएसपी ना भी करो तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो मैंने लेक्चर बना रखा है, मैं इसमें ऐड भी कर दूंगी इस प्लेलिस्ट में। अगर ना भी ऐड करूं तो भी देख लीजिएगा फंडामेंटल राइट्स का जो लेक्चर है वो। देन बात करते हैं जी की जो एजुकेशन है चिल्ड्रन की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की, तो हमें स्कूल्स जो है इस तरीके से सेटअप करनी चाहिए ताकि उनके लिए जो है चिल्ड्रन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए स्कूल सेटअप हो। प्रोविजंस हो कि जो टेक्स्ट बुक या रीडिंग मटेरियल है वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी हो, उनकी मदर टंग में हो, ताकि वो समझ पाए बेटर तरीके से। एंगेजमेंट हो लैंग्वेज टीचर्स की, बिकॉज बहुत बार होता है कि उस लैंग्वेज के टीचर ही नहीं मिलते आपको, ओके, या फिर आप रिक्रूट नहीं कर पाते, वट एवर द रीजन इज, तो वो एंगेजमेंट देखनी है हमें लैंग्वेज टीचर्स की। पार्टिसिपेशन होना चाहिए मल्टीलिंगुअल एक्टिविटीज में, ताकि सारी लैंग्वेजेस को अहमियत बराबर दी जाए। स्कोप हो असेसमेंट का इन माइनॉरिटी लैंग्वेज, कि उस लैंग्वेज में भी अगर आप पेपर लिख के आते हैं तो वो असेस किया जा रहा है। ठीक है, और वो तभी असेस किया जाएगा जब टीचर होगा। देन बात आती है रिलीजियस माइनॉरिटी की, तो रिलीजियस माइनॉरिटी की जब आप बात करेंगे तो आर्टिकल 25 में भी ये चीज मेंशन है कि सारे पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेट रिलीजन को अपने को प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो वही चीज यहाँ पे मतलब एक फंडामेंटल राइट है जो मैंने आपको बताया, पढ़ना है आपको। ओके, देन है जी कि हम मतलब स्टेट या स्कूल या टीचर्स क्या क्या कर सकते हैं, उनको किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि भाई रिलीजियस माइनॉरिटी वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। सो एक तो एक्सेस का प्रोविजन कि सबको एक्सेस मिलनी चाहिए एजुकेशन में, एडमिशन तो सबको मिले। देन मॉडर्नाइज कीजिए, जो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ना उनको मॉडर्नाइज कीजिए। जैसे यहां बोला ना कि रिलीजन के नाम पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जैसे मदरसाज होते हैं ऐसे। तो या जो मैंने सुना है, वैसे मुझे पता नहीं, बट सनातन धर्म के भी पर्टिकुलर कई बार स्कूल्स होते हैं। ओके, सो मैंने स्पेसिफिकली बुक्स में मदरसाज पढ़े हैं इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रही हूं। सो मॉडर्नाइज कीजिए उन चीजों को ना, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मॉडर्नाइज कीजिए कि बिल्कुल जो है रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस वहां पर फॉलो ना हो, या अगर हो भी रही हैं कुछ चीजें तो अवेयरनेस हर बच्चे को उस बारे में हो। इंटीग्रेशन इन स्कूल एक्टिविटीज, सबको इंक्लूड कीजिए, इनको सिखाइए, सबको रिस्पेक्ट करें सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस की। इंश्योर कीजिए इक्वल पार्टिसिपेशन इन स्कूल एक्टिविटीज। प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोचिंग फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, ताकि उनको और बेहतर एजुकेशन जो है वो मिल सके। बेहतर भी नहीं, स्पेशल कोचिंग भी इसलिए क्योंकि वो पहले से ही थोड़ा सा नीचे वाले लेवल पे है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम डेफिनेटली। सो उसमें हम उनको एटलीस्ट बराबर लेके आ सके बाकी बच्चों के। ओके, तो स्पेशल कोचिंग एक तरीके से आप रेमेडियल टीचिंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे। फैसिलिटेटिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप ग्रुप एक्टिविटीज को इंश्योर कर सकते हैं, उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो रिमूव करेंगे आप कि आपकी लर्निंग मटेरियल में बीइंग अ टीचर, मैंने अभी अभी बताया आपको कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें ना हो। आप किसी बच्चे को कोई डिस्क्रिमिनेटरी मार्क ना करें, कोई भी चीज ना बोले ऐसी जिससे डिस्क्रिमिनेशन शो हो रहा हो, या मतलब वो चीजें होनी नहीं चाहिए। बीइंग अ टीचर आपको न्यूट्रल रहना है, सभी के लिए बराबर रहना है। ओके, एड्रेसिंग लैंग्वेज इशू, लैंग्वेज इशू को एड्रेस करना है। ओरिएंटेशन होनी चाहिए टीचर्स की, हेड टीचर्स की, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ताकि वो रिलीजियस माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए भी बेहतर तरीके से चीजों को कर पाए। देन बात आती है एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो इसके अंदर कुछ एक कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन की गई है आपके एनआईओएस के मटेरियल में, और आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं कि अगर लोकोमोटर इंपेयरमेंट है सो वो किस तरीके के फीचर्स से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिफॉर्मिटी आपको सेवरल लिम्स में नजर आ सकती है, चाहे वो हाथ में, लेग में,
नेक, वेस्ट, फिंगर्स, और ये मतलब चलने फिरने में उनको दिक्कत हो सकती है, बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो वो सारे क्या होंगे, लोकोमोटर इंपेयरमेंट में आ जाएंगे। विजुअल इंपेयरमेंट में जहां पे डिफॉर्मिटी है आपकी आईज में, चाहे वो डिफॉर्मिटी हो, ऑब्जर्वेबल डिफॉर्मिटी जिसको आप ऑब्जर्व कर पाए, या फ्रीक्वेंटली ब्लिंक कर रही हो, आप देखते देखते आपकी आंखों में पानी आने लग जाए, वोटरी आईज, बार बार ब्लैक बोर्ड पे देखने की वजह से आपको हेडेक होने लग जाए जब भी आप आंख मतलब वो काम करते हैं, आंखों का वो ज्यादा देखने का काम करते हैं, या फिर बम्प्स इनटू पीपल या ऑब्जेक्ट, कि आप बम्प कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सो वो विजुअल इंपेयरमेंट में आ जाएंगी चीजें। हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट, जहां पे ऑब्जर्वेबल डिफॉर्मिटी हो, ईयर में फ्रिक्वेंटली डिस्चार्ज हो, कुछ ना कुछ ईयर से कंप्लेन कर रही हो आप, ईयर में दर्द हो रहा है, स्क्रैचेस हो, मतलब स्क्रैच कर रहा है बार बार कोई बच्चा कान में, दैट मीन्स कुछ इश्यू आ रहा है बच्चे को। टर्न हेड ऑन वन साइड टू हियर बेटर, एक साइड पे वो कान को आपकी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेटर तरीके से सुन पाए। फ्रिक्वेंटली टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज रिपीट, क्या बोला आपने अभी। मेक्स मेनी एरर इन टेकिंग डिक्टेशन, जब भी टीचर बोल के कोई चीज बता रहा है तो उस टाइम पे उनकी नोटबुक में ज्यादा एरर देखने को मिल रही है, ठीक है। व्हाइल लिसनिंग टू टीचर वॉचेज हिज फेस केयरफुली, डिस्प्ले स्पीच डिफिकल्टी, तो स्पीच डिफिकल्टी वहां देखने को मिले। सो ये कुछ एक आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं। ऐसे ही जो लर्निंग डिसेबल्ड है, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में है, सो वो क्या है, डिस्प्ले पुअर एकेडमिक अचीवमेंट, जो हम डिसलेक्सिया डिस्प्रेक्सिया सारा पढ़ते हैं ना, तो उससे रिलेटेड जो जो हमें हिंट्स नजर आए, फीचर्स नजर आए, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम क्या करेंगे। सो मान लीजिए बच्चा जो है वो लोकोमोटर इंपेयरमेंट के साथ है, तो आप ये देखिए कि आप प्लस कोई भी बच्चा और प्लस कोई भी और स्टाफ भी, तो वो कोई भी क्रिटिकल कमेंट उनकी डिसेबिलिटी पे ना करें। ये चीज आपका ध्यान रखना है, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी है, उस बच्चे को क्लास में एक्सेप्ट करना है कि वो भी आपके जैसा ही है। He or she should be involved in all learning activities as an equal partner with his or her peers. So adequate opportunities उसको मिलनी चाहिए, बाकी बच्चों के साथ उसको equal involvement मिलनी चाहिए। आप गेम्स वगैरह भी इस तरीके से, जो एक्टिविटीज हैं उनको इस तरीके से करवाएंगे कि उसको भी adequate प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो पार्टिसिपेट कर सके। सुटेबल एडजस्टमेंट्स आप करवा दीजिए सिटिंग अरेंजमेंट्स में, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, फिजिकल हिंड्रेंस ना हो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। जब भी असेसमेंट की बात आती है तो थोड़ा सा लिवरेज उनको मिलना चाहिए इन कंसिडरेशन टू देयर डिसेबिलिटी। ओके, देन अगर बच्चा है विद विजुअल इंपेयरमेंट, तो उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। उन बच्चों को आप फ्रंट रो में बिठाइए ताकि उनको अच्छे से दिखाई दे, आप बोल्ड लेटर्स में लिखिए थोड़ा सा ताकि वो अच्छे से पढ़ पाए, बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग में। उनको सुनने की ज्यादा ट्रेनिंग दीजिए ताकि अगर वो बार बार पढ़ भी नहीं रहे तो आप जो बोल रहे हैं वो सुन के भी काम चला सके अच्छे से, ठीक है। दे मे बी प्रोवाइडेड इन टाइम शेड्यूल, तो कि कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट होना है तो उसका आप टाइम शेड्यूल उनको दे सकते हैं ताकि वो सुने, तो रेडियो में तो सुनना पड़ेगा ना ध्यान से आपको, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। तो वो ध्यान से सुनने वाली चीज जो है वो आदत ज्यादा डालनी है उनमें, और टाइम मिले या फिर आपके पास अवेलेबल हो रिसोर्सेज, तो उनको ऑडियो कैसेट्स जो है आप प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि लिसनिंग के लिए एनकरेज हम उनको कर पाए। अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली हर लेवल पे और हर पार्टिसिपेशन में उनको अपॉर्चुनिटीज जो है वो बराबर मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच इंपेयरमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इनको भी डेफिनेटली हम फ्रंट रो में सीट देंगे ताकि आप जो बोलें वो उनको क्लियरली सुनाई दे। आप जो है कोशिश कीजिए, मतलब एक रीजनेबल लेवल ऑफ पिच जो है आप बोलते हैं, तो ऐसा ना हो कि टीचर की आवाज पिछले बेंच तक ही नहीं जा रही, तो वो बच्चे पीछे अगर गलती से बैठ गए तो वैसे ही नहीं सुनाई देगी, पिछले वाले जिनके कान ठीक है उनको ही नहीं सुनाई दे रही, सो बच्चे को समझ कैसे आएगा अगर सुन नहीं रहा है। सो बीइंग अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक मिनिमम लेवल, मतलब होता है ना एक ऑडिबल लेवल तक आप आवाज रखें कि सुनाई दे। मम्बलिंग और स्पीकिंग टू फास्ट आपको अवॉइड करना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा जाते हैं, ये ऑफलाइन क्लास नहीं है, ये ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है, तो आप इसमें यूट्यूब पे जाके स्पीड को कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके, इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जितनी मेरी स्पीड है उस हिसाब से बोलने की। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे मेरी इस स्पीड पे भी डबल में सुनते हैं। ओके, तो वो प्रैक्टिस और आदत की भी बात हो जाती है बहुत बार। सो आप मम्बलिंग और बहुत ज्यादा तेज फास्ट बोलना अवॉइड कीजिए, ये क्लास की बात हो रही है।
ओके जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपको पता है स्पेसिफिकली कि हाँ इस बच्चे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो आपकी लिप मूवमेंट उनको विजिबल होनी चाहिए। उस बच्चे की तरफ पीट करके आप नहीं पढ़ाएंगे ताकि वो आपके लिप मूवमेंट को पढ़ पाए, आप उसको लिप्स से भी जो है मूवमेंट से समझ आ जाएगा आप क्या बोल रहे हैं, तो वो लिप रीडिंग बेटर तरीके से बच्चा कर पाए। ठीक है, तो इसलिए आप ये भी नहीं करें कि आप जब बोल रहे हैं तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ लिखते लिखते बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चे को सुनाई नहीं देगा प्लस लिप रीड भी वो नहीं कर पाएगा। इसलिए आप अवॉइड कीजिए, जब आप बोल रहे हैं तो आप मूव ना करें, एक ही जगह पे खड़े होके बोले। ओके पीयर्स को भी एनकरेज किया जा सकता है कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें एक दूसरे को बात करने में, ताकि उनको सुनने में और प्रैक्टिस हो, वो लिप रीडिंग में उनकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। एडिशनल विजुअल्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीच और हियरिंग इंपेयरमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए। कई बार क्या होता है कि स्पीच इंपेयरमेंट किस वजह से होती है कि उनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। ओके तो उस वजह से अगर हो रही है तो हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, ठीक है। बट अगर फिर कोई और ऑर्गेनिक डिफेक्ट है तो फिर मेडिकल हेल्प की हमें जरूरत यहां पर पड़ेगी। ओके जी, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सो इसमें स्पेसिफिकली हम बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको जो भी वो चीजें कर रहे हैं वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हम उनको प्रोवाइड करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स को कई बार रिपीटेशन की और प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत पड़ती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, सो वो करवाना और उसका ध्यान रखना भी टीचर का काम है। लर्निंग टास्क जो है उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए। अगर आप स्मॉल पार्ट्स में काम करवा रहे हैं बच्चे से, तो वो अटेंशन, जैसे हमने पढ़ा ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सो वो अटेंशन की कमी उसमें है, इसलिए आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में काम दीजिए। एक पार्ट हो जाएगा, ही और शी विल बी लाइक कि हो गया, तो फिर वो आपके पास वापस से आएंगे, फिर आप दूसरा पार्ट दीजिए, फिर अगला पार्ट, तो स्मॉल स्टेप्स में आप उसको डिवाइड कीजिए जो भी टास्क आप उनसे करवा रहे हैं। ठीक है, while they are engaged in learning, सिंपल क्वेश्चंस उनसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि कैसा उनको लग रहा है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स आप दे सकते हैं कि बच्चे ने एक काम किया, अच्छा ये इमीडिएटली आपको ये किया है तो ये दे दिया, चलो, तो बच्चा उससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कंपैरेटिवली और रिइंफोर्स्ड हो जाएगा। इन जो हमारे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ट्रेनिंग आप दीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप कराएंगे प्लस वो प्रैक्टिस सोशल सिचुएशन में होनी चाहिए, ताकि और बेहतर बच्चे उससे सीख पाए। करिकुलम जो है इन बच्चों के लिए आप उसको ट्रांजैक्ट करेंगे ताकि उसमें सिंपल और इंटरेस्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है आप इन्वॉल्व कर पाए, इंक्लूड कर पाए। ओके जी, अब बात आती है ट्राइबल चिल्ड्रन की, उनके सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की। सो ये भी एक तरीके से SC ST साथ में बोल देते हैं ना हम, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टूडेंट्स की अब बात हो रही है। ओके सो डिसएडवांटेज लर्नर है ये डेफिनेटली। चिल्ड्रन ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, क्योंकि सोशल लेवल पे भी डिफरेंसेस हैं, एथनिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, हर एक लेवल पे आपको डिफरेंस उनसे देखने को मिलेगा, इसलिए उनके इश्यूज भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगे। एक तो लो लिटरेसी रेट, कई बार आप देखेंगे कि फैमिली जो है उसमें से पहला ही इंसान आपके स्कूल में आ रहा है पहली बार, उससे पहले फैमिली में कोई स्कूल ही नहीं गया, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब में। सो वो इश्यू है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत कम है को हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम अगर देश की लिटरेसी रेट की बात करें ना, तो उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो सबसे कम लिटरेट है, ठीक है। और उसमें भी अगर मैं गर्ल्स की बात कर लूं तो सिचुएशन फिर मत ही पूछिए, ठीक है। लो इनटेक है, मतलब लोग बच्चे स्कूल में कम जा रहे हैं, जो जा रहे हैं वो भी ड्रॉप आउट करके आ रहे हैं, हाई ड्रॉप आउट्स हैं। लो लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है, क्योंकि आप कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पा रहे हैं, आपकी लैंग्वेज ही अलग है, उनको वो लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही है जो टीचर समझा रहा है। सो गलती तो टीचर की आ गई ना यहाँ पे, और गलती उस एनवायरमेंट की आ गई जो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो वो इश्यू है। अचीवमेंट लेवल बहुत लो है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, तो अचीवमेंट कैसे होंगी। एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर रहेगा, फेलियर अगर आप में आ गया तो सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगी, और गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा डिसएडवांटेज है सिचुएशन। लैक ऑफ फैमिली अवेयरनेस, क्योंकि फैमिली में आज तक जब कोई स्कूल ही नहीं गया तो अवेयरनेस आएगी कहां से। सो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सपोर्ट। एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिलती है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी ठीक नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन। वो अभी तक शेड्यूल्ड ट्राइब थे और वो वहीं पे ही रह के अपना काम चला रहे थे खा पी के, तो वो सिचुएशन है कि पॉवर्टी बहुत एक्सट्रीम है। इनएक्सेसिबिलिटी है स्कूलिंग फैसिलिटीज की, कई बार किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई शेड्यूल्ड ट्राइब अलग से रह रहा होगा कि वहां पे स्कूल की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, राइट, तो एक्सेस है नहीं, तो फिर एनरोल कैसे होंगे। इनएडिक्वेट और इरेगुलर टीचर्स हैं, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब थोड़े पर्टिकुलर अलग एरिया में होते हैं, तो टीचर्स भी इरेगुलर होते हैं बहुत बार, यानी वो होता है ना, पेपर पे तो अपॉइंट कर रखे हैं टीचर्स, ज्वाइनिंग भी हो रखी है उनकी, बट वो इरेगुलर हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट भी हैं,
कई बार कि आता ही नहीं टीचर को ढंग से। नो और लेस यूज ऑफ मदर टंग, तो जब बच्चे को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्राइमरी स्टेज पे जब हम बोल रहे हैं कि भाई मदर टंग में पढ़ाइए उनको, पर मदर टंग में कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, टीचर को आती ही नहीं वो मदर टंग, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक अलग शेड्यूल ट्राइब था, उनकी भाषा ही नहीं पता किसी को। तो हमारे पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए ताकि हम ये पेडागोजिकल इश्यूज सोल्व कर सकें। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो मदर टंग में उनको पढ़ाना है कि हमें मदर टंग का इस्तेमाल करना है। जब भी हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे तो वो मदर टंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग लोकल लैंग्वेज जो नॉलेज है, हमने दो नॉलेज की बात की ना शुरू से, एक टेक्स्ट बुक नॉलेज, एक लोकल नॉलेज। लोकल नॉलेज के साथ आप इंटीग्रेट कीजिए चीजों को जो उन्होंने की हैं, देखी हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उससे कनेक्ट कीजिए, उससे लिंक कीजिए टेक्स्ट बुक नॉलेज को ताकि उनको समझ आ सके। सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे फोक मटेरियल का इस्तेमाल करना, ठीक है, तो उनके जो फोक सॉन्ग्स हैं या फोक कोई डांस है तो उनको इनका इस्तेमाल कीजिए उनको नई चीजें सिखाने के लिए। अडेप्टिंग टेक्स्ट बुक विद सोशियो कल्चरल नॉलेज, तो आप टेक्स्ट बुक को पहले तो उनकी मदर टंग में बनाइए प्लस सोशियो कल्चरल नॉलेज के साथ अडेप्ट कीजिए, उसमें इस तरीके के एक्सपीरियंसेस को ऐड कीजिए जो उन्होंने देखे हो, सुने हो, तब वो बेटर तरीके से समझ पाएंगे। लर्निंग ऑफ चाइल्ड्स मदर टंग बाय द टीचर, तो वो मदर टंग जो है उसमें बात कीजिए, वो सीखनी है, चीजें अडेप्ट करनी है। लर्निंग कल्चरल नॉलेज फ्रॉम कम्युनिटी, तो उनकी कम्युनिटी से आपको कल्चरल नॉलेज लेनी है, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना है स्कूल की एक्टिविटीज में। तो जब हम नॉर्मली भी लोकल लेवल पे लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करते हैं तो इनके पेरेंट्स को, इनके लोगों को भी इंक्लूड कीजिए, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग हमें करनी है सोशियो कल्चरल कंपोनेंट्स की, जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, इसमें हम फोक मटेरियल की हेल्प ले सकते हैं। हमें मल्टीलिंगुअल क्लासरूम को प्लान और मैनेज करना है, यानी शुरुआत मदर टंग से हो रही है बट धीरे धीरे करके उनको हम बाकी सेकंड और थर्ड अदर लैंग्वेजेस भी सिखा रहे हैं फेज्ड मैनर में, ओके। मल्टीलिंगुअल क्लास को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीजें जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे स्टोरी बुक हो गई मदर टंग में हो, वो अल्फाबेट चार्ट हमने बना दिया मदर टंग में, वर्ड वेब क्रिएट कर लिया, या मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी को यूज कर लिया, टीपीआर को यूज कर लिया। सो इस तरीके की चीजें, हम बहुत सारे मटेरियल हमारे पास होगा, बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है लर्निंग के एस्पेक्ट में समझ आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।